हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंपीरियल एग्रो क्लासेस में सुनील एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपनी 11th और 12th की जो एग्रीकल्चर की बुक है उसका सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए, इसके अलावा जेट 2024 के लिए, इसके अलावा 12th बोर्ड के जो पेपर हैं 2024 के, उसके लिए भी आप इसको प्रीफर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में भी इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर अपडेट आपको मिलते रहें। तो अब यहाँ पर नस्लों वाला चैप्टर है और नस्लों से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, गाय की दुधारू नस्ल कौन सी है? ए है नागौरी, बी है खिलारी, सी है गिर और डी है हरियाणा। तो यहाँ पर गाय की अगर दुधारू नस्ल की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो गिर है। और ये पाई कहाँ पर जाती है? ध्यान रखना, बहुत बार पूछा गया है, ये अजमेर में सर्वाधिक पाई जाती है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा, जिसमें पूछा गया है मिनिएचर गाय कहलाती है। ए है आपका बेचौर, बी है खिलारी, सी है कंगायम और डी है बेचूर। तो यहाँ पर मिनिएचर गाय की बात करते हैं, डी इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। मिनिएचर गाय को वेचूर गाय के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पर पाई जाती है? अगर आपसे पूछ ले तो जवाब देना है केरल के अंदर पाई जाती है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, जिसमें पूछा गया है राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे अच्छी भारवाही नस्ल कौन सी है? ए है आपका नागौरी, बी है राठी, सी है हरियाणा और डी है थारपारकर। यहाँ पर गाय की नस्ल की बात हो रही है, तो गाय की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल की बात करते हैं, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नागौरी। ये क्या होती है? कृषि कार्य में सबसे उत्तम मानी जाती है और तेज दौड़ने वाले, ध्यान रखना, तेज दौड़ने वाले बैल नागौरी नस्ल के ही होते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है सबसे अधिक वसा प्रतिशत भैंस के किस नस्ल में होता है? ए है मुर्रा, बी है जाफराबादी, सी है आपका भदावरी और डी है सुरती। बताना है आपको मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी या सुरती। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, भदावरी। ध्यान रखना, भदावरी में 12 से लेकर 14% तक वसा पाई जाती है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, पूछा गया है कि बकरी की टोगन वर्ग नस्ल को किसके लिए पालते हैं? तो आपको पता है बकरी की जो टोगन वर्ग नस्ल है उसको दूध के लिए पाला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, एक अगर आपसे पूछ ले कि मिल्क चैंपियन किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना है मिल्क चैंपियन जो है वो भी आपको ध्यान रखना है, मिल्क चैंपियन टोगन वर्ग को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ ले दूध की रानी, ठीक है, दूध की रानी आपसे पूछ ले तो ध्यान रखना है दूध की रानी सानेन नस्ल को कहा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बड़े ही अच्छे प्रश्न हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं। अगला सवाल है जमुनापारी नस्ल की बकरी का मूल स्थान बताना है आपको। 12th बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है बेटा। ए है आपका एटा जिला, बी है इटावा जिला, सी है आगरा जिला और डी है मैनपुरी जिला। जवाब देना है जमुनापारी नस्ल का मूल उत्पत्ति स्थान, जमुनापारी बकरी की सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा इटावा जिला। इटावा कहाँ पर है? यूपी के अंदर है। अगला सवाल यहाँ पर, राजस्थान की मेरिनो भेड़ की किस नस्ल को कहते हैं? राजस्थान की मेरिनो भेड़ की किस नस्ल को कहा गया है? चोकला, मारवाड़ी, अभिवस्त्र और मालपुरा। जवाब दीजिए क्या होगा, ए, बी, सी या डी? तो राजस्थान की मेरिनो जो है वो चोकला को कहते हैं। ये राजस्थान के शेखावटी रीजन में पाई जाती है, इसलिए इस नस्ल को शेखावटी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें यहाँ पर पूछा गया है भारत में भेड़ों की लगभग कितनी नस्लें हैं? बहुत ही मखनिया लस्सी वाला प्रश्न है। भारत में भेड़ों की लगभग कितनी नस्लें हैं? हाँ, यहाँ पर आपको कमेंट करके जवाब देना है 100, 150, 42 या 80। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बच्चे यहाँ पर जवाब देते हैं सी, लगभग 42 नस्लें जो हैं वो भेड़ों की लगभग मान्य नस्लें हैं। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बीकानेरी नस्ल के ऊंट की जमीन से थूई तक कितनी ऊंचाई होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है बेटा, बताइए। 12 से 14 फीट, 10 से 12 फीट, 7 से 9 फीट या उपयुक्त में से कोई नहीं? बीकानेरी नस्ल की जमीन से थूई तक आपको हाइट बतानी है। बिल्कुल बच्चे जवाब देते हैं 10 से 12 फीट, बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बीकानेरी नस्ल के जो ऊंट होते हैं वो सबसे सुंदर माने जाते हैं, ये ध्यान रखना। और सेना के कार्य के लिए जैसलमेरी ऊंट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, पूछा गया है ऊंट की बीकानेरी नस्ल का उद्गम स्थल क्या है? बीकानेर क्षेत्र, जैसलमेर क्षेत्र, उदयपुर क्षेत्र या गुजरात का कच्छ? तो पता है कि बीकानेर, तो बीकानेरी से हो जाएगा आपका बीकानेर क्षेत्र।
अब अगला जो चैप्टर है उसमें आ गई है आपके पशुओं की बीमारियां, और पशुओं की बीमारियां से भी हमेशा सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न दे रखा है, सर्रा बीमारी का कारण है। ए है आपका जीवाणु, बी है आपका विषाणु, सी है प्रोटोजोआ और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर अपन बात कर रहे हैं सर्रा बीमारी की, इसका जो मुख्य कारण माना जाता है वो प्रोटोजोआ माना जाता है। सर्रा बीमारी अगर आपसे पूछ ले किसमें होती है, तो सर्रा बीमारी ऊंट के अंदर होती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर दूसरा, थनैला रोग किसके द्वारा फैलता है? कमेंट करके आपको जवाब देना है, थनैला रोग किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या उपयुक्त में से कोई नहीं। जवाब दीजिए, थनैला रोग किसके द्वारा फैलता है? थनैला रोग की यहाँ पर बात की जा रही है, तो जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके आंसर की अगर मैं बात करता हूँ तो जीवाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। अगला सवाल देखिए, दुग्ध ज्वर किसकी कमी के कारण होता है? जिंक की कमी से, कैल्शियम से, आयरन से या फिर मैग्नीज से? बताइए। सबको पता है कि दूध के अंदर जो है कैल्शियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और जब इसकी कमी हो जाती है तो दुग्ध ज्वर बीमारी हो जाती है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है यहाँ पर, कौन सा रोग होने पर पशु में घुर घुर की आवाज़ आती है? ए है थनैला, बी है सर्रा, सी है दुग्ध ज्वर और डी है गलघोटू। घुर घुर की आवाज़ किसमें आती है? क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूं, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, गलघोटू के अंदर जब सांस लेता है पशु तो घुर घुर की आवाज आती है। अगला सवाल है, दुग्ध ज्वर रोग है जीवाणु, चयापचयी, विषाणु या कोई नहीं? तो दुग्ध ज्वर रोग की अगर अपन बात करते हैं, हालांकि आपके जो कमेंट है वो नहीं आ रहे, लेकिन कमेंट लगातार करिए आप, ठीक है। दुग्ध ज्वर रोग की बात करते हैं, चयापचयी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चयापचयी रोग है, ध्यान रखना, जीवाणु विषाणु मत कर देना। अगला देखिए क्या है, पशु प्लेग रोग किसके द्वारा फैलता है? विषाणु से, जीवाणु से, प्रोटोजोआ से या फिर कोई नहीं? तो पशु प्लेग की बात करते हैं, विषाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दे रखा है, खुरपका मुंह पका रोग किसके द्वारा फैलता है? इस प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो ये आपके एग्रीकल्चर के जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें एनिमल हस्बेंड्री आती है, इसके अलावा जो आपके एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में ये प्रश्न पूछा जाता है। इसका आंसर वैसे विषाणु हो जाएगा, और संस्थान ने यानी भारत सरकार ने इसके लिए अलग से एक संस्थान खोल रखा है, और जिस पर वो अनुसंधान कार्य करती है कि खुरपका मुंह पका बीमारी को कैसे कम किया जा सके। और इसका खुरपका मुंह पका अनुसंधान निदेशालय जो है वो है आपका मुक्तेश्वर, नैनीताल, उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, सवाल है, वर्ष 2016-17 में भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता कितनी थी? हालांकि ये प्रश्न जो है वो अब नहीं आएगा 2016-17 का डाटा, लेकिन अगर मैं बात करता हूं कंप्लीट बुक के सॉल्यूशन की, तो इसमें ये 2 क्वेश्चन बच गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी करवा देते। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 352 ग्राम। इसके अलावा बात करते हैं, वर्ष 2023 में वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का कितना हिस्सा था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 18%। हालांकि आपको जो है नया डाटा पढ़ना है, और नया डाटा मैं जल्दी ही आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं, अगला सवाल है यहाँ पर, किसी भी व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य है लागत को कम करना, दूसरा है उत्पादन को अधिक से अधिक करना, तीसरा है उपयुक्त दोनों, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लागत को कम करना और उत्पादन को अधिक करना। अगला सवाल देखिए क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न दे रखा है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा हुआ भी है, गाय भैंस बकरी में मधकाल के लक्षण कितने दिनों बाद पुनः प्रकट होते हैं? ए है आपका 16 से 17 दिन, बी है 19 से 21 दिन, सी है उपयुक्त दोनों, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बात करते हैं राइट आंसर की, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि 19 से 21 दिन बाद में यहाँ पर गाय और भैंस बकरी में पुनः लक्षण प्रकट होते हैं। अगला देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें यहाँ पर दिया गया है, सर्वप्रथम मनुष्य द्वारा पशुओं को पालने का उद्देश्य था वस्त्र प्राप्ति, भोजन प्राप्ति, सवारी करना या बोझा ढोना? बिल्कुल, यहाँ पर लाइव चैट बॉक्स में आपको हाथों हाथ कमेंट भी करते हुए जाना है, ठीक है, आपको हाथों हाथ कमेंट करना है। हाँ, यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भोजन प्राप्ति करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया गया है कि मनुष्य द्वारा पशु ईसा से कितने वर्षों से पूर्व से पाले जा रहे हैं? यहाँ पर टाइमिंग पूछी गई है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, 2000 वर्ष पूर्व या 3000 वर्ष पूर्व, 4000 वर्ष पूर्व या 6000 वर्ष पूर्व? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो यहाँ पर 6000 वर्ष पूर्व। जो बच्चे जवाब देते हैं बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट दिया गया है, गाय से हमें कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? दूध, दही, घी, गोमूत्र और उपरोक्त सभी। तो सबको पता है उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूध भी मिलता है, दही भी, घी भी, गोमूत्र भी।